अब ये सोचिए आप रोड के ऊपर जा रहे हैं और आपको रोड के ऊपर एक अच्छी बड़ी सी डायमंड रिंग पड़ गई। अब आपने क्या किया, पूरी ईमानदारी के साथ आसपास वाले लोगों से पूछा ये डायमंड रिंग किसकी है, जिसकी भी ये डायमंड रिंग है वो मेरे पास से आकर अपनी रिंग ले जाए। पर अब इतनी अच्छी और बड़ी डायमंड रिंग को देख के काफ़ी सारे लोग वहाँ आपके पास इकट्ठा हो गए और सब ने बोला कि ये रिंग मेरी है, ये रिंग मेरी है, ये रिंग मेरी है। यानी कि एक रिंग के ऊपर इतने सारे दावेदार आ गए, सब ने बोला ये रिंग मेरी है। अब आप इस कंडीशन में कंफ्यूज हुए कि आखिर रिंग किसको दी जाए, रिंग का जो ट्रू ऑनर है वो कौन है, असली हकदार कौन है। तो इस कंडीशन में अगर आप खुद से ये पता करने चलेंगे तो आपका बहुत एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा। पर आपको ईमानदारी के साथ इसके ट्रू ऑनर को, यानी कि हकदार जो इस रिंग का असली हकदार है, उस तक ये रिंग पहुंचानी भी है। तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आपके पास एक सिंपल और अच्छा सॉल्यूशन है कि आप कोर्ट में जाके एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, जिसमें आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको बताएगा कोर्ट कि एग्जैक्टली इस रिंग का ट्रू ऑनर कौन है, असली हकदार कौन है और आपको किसको ये रिंग डिलीवर करनी है। तो इसी सूट को बोलते हैं हम इंटरप्लेडर सूट। इस सूट में नॉर्मल सूट की तरह प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में जो है डिस्प्यूट वो नहीं होता, बल्कि जो डिस्प्यूट है वो बहुत सारे डिफेंडेंट्स के बीच में होता है। और जो प्लेंटिफ है, यानी कि जो सूट को इंस्टीट्यूट कर रहा है, कोर्ट में जो बात लेके आ रहा है, उसका डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो कोई भी कोस्ट क्लेम नहीं करता। उसका बस मोटिव ये होता है कि जो भी उस डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर का असली हकदार है, ट्रू ऑनर है, उस तक ये डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर पहुंच जाए। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्लेडर सूट। इंटरप्लेडर सूट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड का। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। चलिए, इंटरप्लेडर सूट के आज हम इस टॉपिक में क्या क्या समझेंगे। आज हम इस टॉपिक में ये क्लियर करेंगे इंटरप्लेडर सूट एग्जैक्टली होता क्या है, कौन से ऐसे एसेंशियल्स हैं जो किसी भी सूट को इंटरप्लेडर सूट बना देते हैं, क्या एक्सेप्शंस हैं जिस कंडीशंस में हम इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकते। इसके इल्यूस्ट्रेशन और फेमस केस लॉज को हम समझने की कोशिश करेंगे, स्पेशली जो हमारा इल्यूस्ट्रेशन बी है ऑर्डर 35 रूल 5 का, उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि वो हमें बहुत कंफ्यूज करता है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं इंटरप्लेडर सूट की बात करूं तो ये जो इंटरप्लेडर सूट है वो नॉर्मल सूट से अलग होता है, क्योंकि यहाँ जो डिस्प्यूट होता है वो दो या दो से ज़्यादा डिफेंडेंट्स के बीच में होता है, यानी कि प्रतिवादियों के बीच में ही डिस्प्यूट होता है। जो डिस्प्यूट है वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में नहीं होता। इसमें मैं आपको रिंग ऑन रोड का एग्जांपल ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आपको अंगूठी बड़ी मिल गई सड़क पे। उसके बाद इंटरप्लेडर सूट की बात करें तो सेक्शन 88 सीपीसी में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटरप्लेडर सूट वो सूट है जिसमें प्लेंटिफ यानी कि वादी कोई भी कोस्ट क्लेम नहीं करता, कोई भी इंटरेस्ट क्लेम नहीं करता किसमें, डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर में, एक्सेप्ट पर वो कुछ क्लेम करता है। वो क्लेम करता है कोर्ट से जो उस सूट को इंस्टीट्यूट करने में, यानी कि इंटरप्लेडर सूट को कोर्ट में इंस्टीट्यूट करने में, शुरू करने में उसकी जो भी खर्चा हुआ है, जो भी कॉस्ट लगी है, या फिर उस डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर को अपने पास सेफ कस्टडी में रखने में उसका जो भी खर्चा हुआ है, उस सब को क्लेम करता है कोर्ट से। पर डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर में कोई भी कॉस्ट क्लेम नहीं करता। और ये डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जैसे कि रिंग आपको, यानी कि अंगूठी आपको हीरे की रोड के ऊपर पड़ी हुई मिल गई, ये हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई डेट भी हो सकती है, कोई मनी भी हो सकती है जिसके ऊपर जो प्लेंटिफ है उसका इनडायरेक्ट पोजीशन होता है। और दो और मोर डिफेंडेंट, दो या दो से ज़्यादा डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी एक दूसरे के अगेंस्ट उस डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर के ऊपर क्लेम कर रहे हों, वही होता है हमारा इंटरप्लेडर सूट। एग्जाम्पल है इसका, एक घर है जिसमें एक्स रह रहा है। अब बी और सी दोनों आए और उन्होंने बोला कि ये जो घर है ये मेरा है, और सी ने बोला ये घर मेरा है। तो इस कंडीशन में ये और इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, यानी कि ये घर एक्स इंटरप्लेडर सूट फाइल कर सकता है बी और सी के अगेंस्ट कोर्ट में, जिससे कोर्ट उसको बताए एग्जैक्टली ये घर किसका है और उसको इस घर का पोजीशन जो है किसको ट्रांसफ़र करना है, बी को ट्रांसफ़र करना है या सी को ट्रांसफ़र करना है। तो इंटरप्लेडर सूट का जो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर है वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जैसे कि रिंग, और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जैसे कि एक्स जिस घर में रह रहा है वो घर।
एसेंशियल्स क्या है इंटरप्लेडर सूट के, यानी कि कौन से ऐसे एसेंशियल्स हैं जो किसी भी सूट को इंटरप्लेडर सूट में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहला एसेंशियल है इनडायरेक्ट पोजीशन। जो प्लेंटिफ है यानी कि जो सूट को इंस्टीट्यूट कर रहा है, जो वादी है, उसका डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर के ऊपर इनडायरेक्ट पोजीशन होगा। इनडायरेक्ट पोजीशन का मतलब यहाँ ये है, उसका डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पोजीशन तो होगा, पर सिर्फ तब तक के लिए पोजीशन होगा, तब तक वो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर उसकी कस्टडी में होगा जब तक उसके ट्रू ऑनर का यानी कि असली हकदार का पता नहीं लग जाता। एक बार जैसे कोर्ट को असली हकदार का पता लगा, कोर्ट डायरेक्शन देगी प्लेंटिफ को कि वो उस डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर को उस असली हकदार को यानी कि ट्रू ऑनर को हैंड ओवर कर दे। डायरेक्ट पोजीशन का मतलब ये भी है कि वो उस डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर को अपने विश के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, ए को एक ज्वेलरी बॉक्स मिला, अब उस ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर बी और सी क्लेम कर रहे हैं कि ये ज्वेलरी बॉक्स मेरा है, ये ज्वेलरी बॉक्स मेरा है। ए ने इंटरप्लेडर सूट फाइल कर दिया सी और बी और सी के अगेंस्ट, जिससे कोर्ट उसको ये बता सके कि ये ज्वेलरी बॉक्स एग्जैक्टली किसका है और ए को उस ज्वेलरी बॉक्स को किसको हैंड ओवर करना है। पर जब तक वो ज्वेलरी बॉक्स ए की कस्टडी में है, तो उस कंडीशन में ए उस ज्वेलरी बॉक्स में से कोई भी ज्वेलरी अपने पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पोजीशन में तो है पर वो पोजीशन इनडायरेक्ट है, वो उसको अपने विश के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा एसेंशियल है इंटरप्लेडर सूट का, प्लेंटिफ इज़ नॉट क्लेमिंग एनी इंटरेस्ट, यानी कि जो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर है उसमें जो प्लेंटिफ है, जो सूट फाइल कर रहा है, वो कोई भी इंटरेस्ट क्लेम नहीं करेगा। सिर्फ क्लेम करेगा तो वो कॉस्ट जो उसकी सूट को इंस्टीट्यूट करने में लगी है, यानी कि जो खर्चा उसका सूट को इंस्टीट्यूट करने में आया है और जो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर है उसको प्रिजर्व करने में, उसकी देखभाल करने में उसका जितना भी खर्चा लगा है, उसके अलावा कोई भी चीज़ वो क्लेम कोर्ट से नहीं करेगा। थर्ड इसका एसेंशियल है दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स जो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं एडवर्स पोजीशन, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट क्लेम कर रहे हों। इंटरप्लेडर सूट तभी होगा जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक दूसरे के अगेंस्ट क्लेम कर रहे हों, यानी कि ये जो रिंग मिली थी इसके ऊपर एम बोल रहा है कि ये रिंग मेरी है, एक्स बोल रहा है ये रिंग मेरी है, वाई बोल रहा है ये रिंग मेरी है, तो बहुत सारे लोग आ गए उसके ऊपर अपना हक जताने। इस कंडीशन में जिसके पास उस चीज़ का पोजीशन है डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर का, वो इंटरप्लेडर सूट कोर्ट में फाइल कर सकता है। फोर्थ एसेंशियल है इसका, जब भी इंटरप्लेडर सूट की बात होगी तो नॉर्मल सूट की तरह नहीं होगा कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में डिस्प्यूट है, बल्कि इंटरप्लेडर सूट में हमेशा प्लेंटिफ जो है वो सूट फाइल करेगा, पर जो डिस्प्यूट होगा दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट्स के बीच में होगा। एक्सेप्शंस, यानी कि ऑर्डर 35 रूल 5 में कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें हम इंटरप्लेडर सूट फाइल ही नहीं कर सकते। सबसे पहला एक्सेप्शन है एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट अपने इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, ए ने एक ज्वेलरी बॉक्स बी को दिया कि बी एज अ एजेंट ज्वेलरी बॉक्स सेफ कस्टडी में रखे अपनी। अब सी आया बी के पास और उसने बोला कि ये ज्वेलरी बॉक्स जो तुम्हारे को ए ने दिया है वो ज्वेलरी बॉक्स तो असल में मेरा है। तो उस कंडीशन में बी ए और सी के अगेंस्ट इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि जो ए है वो बी का प्रिंसिपल है, यानी कि बी ए प्रिंसिपल है, बी एजेंट है, और एक एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? जब उनकी जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्टेंस पे हो, यानी कि उस मोमेंट पे वो ए जो है वो बी का प्रिंसिपल हो और बी ए का एजेंट हो। इसका ऑब्जेक्ट ये है, हम जिसके थ्रू हमें किसी भी चीज़ का पोजीशन मिला है, ए ने खुद ज्वेलरी बॉक्स बी को दिया है क्योंकि बी उसका एजेंट है, उस पर्सन की ऑनरशिप को उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा इसका एक्सेप्शन है टीनेंट, यानी कि किराएदार मकान मालिक, यानी कि लैंडलॉर्ड। किराएदार मकान मालिक के अगेंस्ट, टीनेंट लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, ए जो है बी का किराएदार है, उसके बाद सी आया और सी ने बोला कि आज ए को कि आज से तुम जो रेंट है यानी कि किराया है घर का वो मुझे दोगे, क्योंकि ये घर असल में मेरा है और इस घर का ट्रू ऑनर मैं हूँ। तो उस कंडीशन में ए बी और सी के अगेंस्ट इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि अब जिसने ए को ऐसा किराएदार रखा वो है बी, और जिसके थ्रू उसको उस घर में किराएदार की तरह रहने का हक मिला है वो उसी के हक के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता, और ए यहाँ पे बी की ऑनरशिप को क्वेश्चन नहीं कर सकता, और इसीलिए ए यहाँ पे टीनेंट होने की वजह से इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करना, एजेंट और टीनेंट अपने
प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकते। कब फाइल नहीं कर सकते? जब उनकी जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्टेंस पे होनी चाहिए, यानी कि उस मोमेंट पे जब इंटरप्लेडर सूट फाइल करने की बात हो रही है वो एज अ एजेंट या एज अ टेनेंट एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो। थर्ड एक्सेप्शन इज़ अगर सूट ऑलरेडी रेस जुडिकाटा से बार्ड है। रेस जुडिकाटा क्या होता है? कोई भी मैटर कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया और कोर्ट के पास पावर थी, यानी कि कॉम्पिटेंट था उस मैटर को डिसाइड करने के लिए, तो उस कंडीशन में आप बार बार उसी मैटर को दूसरे कोर्ट में या उसी कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। सेक्शन 11 CPC रेस जुडिकाटा है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी सूट ऑलरेडी रेस जुडिकाटा से डिसाइड हो चुका है, बाहर है, तो उस कंडीशन में आप इंटरप्लेडर सूट उस केस में फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसको बार बार आप चैलेंज नहीं कर सकते अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट था और उसने मेरिट्स पे उस मैटर को डिसाइड किया है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट केस लो है दुराई स्वामी केस, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। अब इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं। एक बैंक है, उस बैंक में ए ने अपना अकाउंट ओपन कराया और उस अकाउंट में 2000 रुपये जमा कराए। कुछ दिन बाद बी, जो ए का छोटा भाई है, वो बैंक में गया और उसने बैंक से रिक्वेस्ट की ए के अकाउंट में जो 2000 रुपये हैं वो ए को निकालने मत देना, यानी कि विड्रॉ करने मत देना, क्योंकि हमारी फैमिली में एक फैमिली पार्टीशन हुआ है और उस पार्टीशन के अकॉर्डिंग जो ए के अकाउंट में 2000 रुपये हैं वो मेरे हिस्से में आए हैं। तो अब उन 2000 रुपये के ऊपर ए का कोई हक नहीं है और वो पैसे मेरे हैं। अब इस कंडीशन में बैंक हो गया कंफ्यूज। बैंक को लगा कि उसको जो 2000 रुपये ए ने जमा कराए हैं वो ए को देने हैं या बी को देने हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अब इंटरप्लेडर सूट वाली बात आ रही है, क्योंकि बैंक में जो जमा हैं पैसे ए ने कराए हैं उसके ऊपर बैंक खुद का तो कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा है, पर 2 पर्सन हैं जो उसके ऊपर एक दूसरे के अगेंस्ट पोजीशन क्लेम कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में बैंक ने क्या किया? इंटरप्लेडर सूट फाइल कर दिया। पर यहाँ जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो ये हुआ कि इंटरप्लेडर सूट क्या बैंक फाइल कर सकता है? क्योंकि बैंक तो हमारा एजेंट है, हमारे कहने पे ही उसने हमारे पैसे डिपॉजिट किए, तो क्या कर सकता है? अब ट्रायल कोर्ट में जब ये मामला गया तो ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो बैंक है वो हमारा एजेंट है और एजेंट अंडर ऑर्डर 35 रूल 5 अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकता। तो इंटरप्लेडर सूट फाइल करना ही नहीं चाहिए था बैंक को। अब बैंक इस केस में अपील में गया तो अपीलेट कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो बैंक है वो हमारा एजेंट नहीं है, क्योंकि हम जब बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो हम होते हैं क्रेडिटर, बैंक होता है डेटर, और जब हम बैंक से उधार लेते हैं तो बैंक होता है क्रेडिटर, हम होते हैं डेटर, यानी कि कस्टमर और बैंक की जो रिलेशनशिप है वो क्रेडिटर और डेटर की है। तो उस कंडीशन में जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक हमसे ये नहीं पूछता कि हमारे यहाँ कौन सी स्कीम आई है और आपका पैसा किस स्कीम में इन्वेस्ट करें। बैंक हमारा पैसा अपने पास रखता है और जो भी हमारा इंटरेस्ट बनता है वो एज ए डेटर हमें इंटरेस्ट पे करता है। और जब हम बैंक से उधार लेते हैं तो हम बैंक को जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है वो पे करते हैं। तो इस कंडीशन में जो कस्टमर और बैंक की रिलेशनशिप हुई वो क्रेडिटर और डेटर की है, एजेंट और प्रिंसिपल की नहीं है। इसलिए डिसाइड हुआ कि जो बैंक है वो इंटरप्लेडर सूट इस केस में फाइल कर सकता है। अब इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो हैं ये लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको समझने में इस चीज़ को अच्छे से हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं इल्यूस्ट्रेशन बी की, ऑर्डर 35 रूल 5 के इल्यूस्ट्रेशन बी की। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इल्यूस्ट्रेशन है और ये इल्यूस्ट्रेशन हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो आज हम इस कंफ्यूजन को भी एंड करेंगे अच्छे से। इस इल्यूस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ए ने एक ज्वेलरी बॉक्स लिया और उस ज्वेलरी बॉक्स को अपने एजेंट बी के हैंड ओवर किया कि आप इसको सेफ कस्टडी में रखो। अब ए ने साथ साथ में क्या किया, जो सी है उसको एक लेटर लिखा और उस लेटर में ये मेंशन किया कि मेरे पास जो ज्वेलरी बॉक्स है मैं उसको सिक्योरिटी बना रहा हूँ उस पैसे के लिए जो मैंने आपसे उधार लिया था। अब जो सी है वो बी के पास आया और उसने कहा कि जो तुम्हारा प्रिंसिपल है उसने इस ज्वेलरी बॉक्स को सिक्योरिटी बनाया था, आप ये लेटर देखो, क्योंकि उसने मुझसे उधार लिया था। तो अब तुम ये जो ज्वेलरी बॉक्स है वो अपने प्रिंसिपल को वापस नहीं करोगे, बल्कि ये ज्वेलरी बॉक्स मुझे दोगे, इस पे मेरा हक है। अब उस कंडीशन में ए आया बी के पास और उसने बोला कि तुम ये ज्वेलरी बॉक्स सी को नहीं दोगे
क्योंकि जो मैंने इससे उधार लिया था वो चुका दिया था, मैंने यहाँ सिक्योरिटी बनाया था पर जो उधार लिया था चुका दिया था, सारा पैसा पे कर दिया था, तो अब इस ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर मेरा हक है। तो कंडीशन तो ऐसी ही बन रही है ना, बी के पास एक डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर 2 पर्सन क्लेम कर रहे हैं। तो बी इस कंडीशन में क्या करता है, इंटरप्लेडर सूट फाइल कर देता है ए और सी के अगेंस्ट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हम देखें, हमें जनरल रूल का पता है कि जो एजेंट है वो अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट किसी भी कंडीशन में इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकता, और जब उनकी एग्जिस्टेंस में हो रिलेशनशिप। तो यहाँ बी आज भी ए का एजेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ए और सी के अगेंस्ट बी को इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं करना चाहिए था। पर इस इल्यूस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग बी ने इंटरप्लेडर सूट फाइल किया और वो कर सकता है। ऐसा क्यों? यहाँ हमारी बहुत कन्फ्यूज़न होती है हमें। तो अगर हम बात करें, एजेंट और टीनेंट अपने प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका पर्पज़ ये है, का रीज़न है, जिस पर्सन के थ्रू हमें पोजीशन मिला है हम उसी की ऑनरशिप को डिनाई नहीं कर सकते। और यहाँ इस इल्यूस्ट्रेशन में जो बी है वो एजेंट है ए का, और ए ने अपना ज्वेलरी बॉक्स बी के पास इसीलिए डिपॉजिट किया क्योंकि बी उसका एजेंट है। अगर बी उसका एजेंट नहीं होता तो बी के पास उस ज्वेलरी बॉक्स का पोजीशन भी नहीं होता, और जिस पर्सन के थ्रू या जिस व्यक्ति के द्वारा हमें किसी चीज़ का पोजीशन मिला है हम उसकी ऑनरशिप डिनाई नहीं कर सकते। इसी वजह से बी ए की ऑनरशिप डिनाई नहीं कर सकता। यहाँ इस केस में क्या हुआ, जो ए है उसने ऑलरेडी एक लेटर लिखा सी को, और उस लेटर में वो खुद ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने उस ज्वेलरी बॉक्स को सिक्योरिटी बनाया था। तो हम इस चीज़ को डिनाई कर ही नहीं रहे हैं, जो बी है वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा है कि जो ज्वेलरी बॉक्स है वो ए का है। पर ए ने खुद एक्सेप्ट किया कि उसने इस ज्वेलरी बॉक्स को सिक्योरिटी बनाया था सी से जो पैसा उधार लिया था उसके लिए। तो अब यहाँ बी इसलिए इंटरप्लेडर सूट फाइल कर सकता है क्योंकि वो ए की ऑनरशिप को डिनाई नहीं कर रहा है, बल्कि वो सिर्फ ये पता करना चाह रहा है कि जो ज्वेलरी बॉक्स है उसके ऊपर असली हक किसका है, यानी कि उसका ट्रू ऑनर कौन है। तो एजेंट प्रिंसिपल के अगेंस्ट इंटरप्लेडर सूट फाइल कर सकता है जब उनकी एग्जिस्टेंस में हो रिलेशनशिप, तब भी का जो ऑब्जेक्ट है वो ये नहीं होना चाहिए कि वो अपने प्रिंसिपल की ऑनरशिप को डिनाई करें। वो ऑनरशिप डिनाई नहीं कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी ए ही एक्सेप्ट कर चुका है लेटर के थ्रू कि उसने उस ज्वेलरी बॉक्स को सी से जो लोन लिया था उसके लिए सिक्योरिटी बनाया है। तो ऑनर तो उस ज्वेलरी बॉक्स का ए है, पर अब उस ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर किसका हक है इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कोर्ट में बी ने इंटरप्लेडर सूट फाइल किया है अगेंस्ट ए एंड सी। अब ऑब्जेक्ट ऑफ आईपी की हम बात करें तो आपको पता है ऑब्जेक्ट ऑफ आईपी है कि वो डिस्प्यूटेड मैटर में जो डिस्प्यूटेड मैटर सब्जेक्ट मैटर है उसका ट्रू ऑनर जो है वो फाइंड करें। तो यहाँ एजेंट और टीनेंट आईपी फाइल कर सकते हैं प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट, पर वो उनकी ऑनरशिप को डिनाई करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ ट्रू ऑनर को पता करने के लिए होना चाहिए कि ट्रू ऑनर कौन है, पर अपने प्रिंसिपल या लैंडलॉर्ड की ऑनरशिप को डिनाई करने के लिए नहीं होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटरप्लेडर सूट इज़ वन, इंटरप्लेडर सूट इज़ वन इन वेयर द रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट बिटवीन। इंटरप्लेडर सूट में जो रियल डिस्प्यूट होता है वो किसके बीच में होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्लेंटिफ्स, सेकंड ऑप्शन इज़ डिफेंडेंट्स, थर्ड ऑप्शन इज़ इंटरवेनर्स, फोर्थ ऑप्शन इज़ रेस्पोंडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन इज द प्लेंटिफ कैन क्लेम ओनली डैश इन द इंटरप्लेडर सूट। इंटरप्लेडर सूट में जो प्लेंटिफ होता है वो क्या क्लेम करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज कॉस्ट, थर्ड ऑप्शन इज शेयर एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। थर्ड क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग केसेस द इंटरप्लेडर सूट कांट बी फाइल्ड, यानी कि इंटरप्लेडर सूट के एक्सेप्शंस कौन कौन से केसेस हैं अंडर ऑर्डर 35 रूल 5। First option is principal and agent relationship. Second option is tenant and landlord relationship. Third option is suit barred by res judicata. Fourth option is all of the above. Fourth question is who can file interpleader suit. Interpleader suit कौन फाइल कर सकता है कोर्ट में? First option is bank against customer. Second option is agent against principal. Third option is टीनेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दी अबव।
Fifth question is the exceptions of filing and interpleader suit mentioned under. इंटरप्लेडर सूट को फाइल करने की जो एक्सेप्शंस दी हुई हैं वो हमें सीपीसी में एग्जैक्टली कहाँ दी हुई हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज़ ऑर्डर 35 रूल 1, सेकंड ऑप्शन इज़ ऑर्डर 35 रूल 4, थर्ड ऑप्शन इज़ ऑर्डर 35 रूल 5, फोर्थ ऑप्शन इज़ ऑर्डर 35 रूल 6. तो इन सब के जो आंसर्स हैं वो आप इस वीडियो लेक्चर को अटेंड करने के बाद आराम से दे पाएंगे और इन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं. आई होप इंटरप्लेडर सूट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके होंगे और इलस्ट्रेशन भी वो भी आपका क्लियर हो चुका होगा एक कंसेप्ट एग्जैक्टली कि इसमें एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट इंटरप्लेडर सूट फाइल क्यों कर रहा है. और इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही. मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय. इट्स स्टे ट्यून्ड टू लॉ विद फ्लो फॉर मोर सच वीडियोज़.